प्रदेश में किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर है। किसानों ने सीकर हाईवे को जाम कर दिया। राजस्थान विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज जमकर सुनाई दे रही है। किसान जयपुर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में ही उन्हें घेर लिया और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। किसान सरकार पर ऋण माफी को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष भी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने भी सरकार पर वादा खिलाफी और दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया है। जानबूझ के सरकार ने किसानों के साथ में पहले धोखा किया, फिर उनको जेलों में डाला। उनकी वाजिब मांगों को उठाने के लिए उनको मौका नहीं दिया गया। आज पूरे प्रदेश की जनता कहीं भी जा नहीं सकती है, बीमार अपना इलाज नहीं करा सकता है। ऐसे में इससे जो लोकतंत्र को दागदार करने का काम इस सरकार ने किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। ये किसानों के साथ भेदभाव करने वाला काम, इनको टुकड़ों में बांटने वाला काम कि सहकारिता से लिया उसको देंगे, लघु है तो देंगे, सीमांत है तो देंगे, बड़ा है तो नहीं देंगे, मध्यम है तो नहीं देंगे, ये बंद करे सरकार और बिना भेदभाव के सभी किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करे। और जैसी इन्होंने स्वराज संकल्प पत्र में घोषणा की थी, सभी फसलों को 100% समर्थन मूल्य पर खरीदे। वहीं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने भी साफ कर दिया है कि सरकार किसान आंदोलन के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और लगातार उनके हितों की ओर ध्यान दे रही है। उधर सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने ऋण माफी को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं, वो एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्शाए। किलक ने बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़े किसानों को औसतन 58,000 रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुफ्त फसली ऋण का वितरण हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि गत सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लगभग 25,000 रुपए का ऋण मुफ्त फसली ऋण किसानों को बांटा था और हमारी सरकार ने 4 वर्षों में 61,500 रुपए से अधिक का ब्याज मुफ्त ऋण किसानों को वितरित किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने अब तक 6,504 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कृषि की खरीद समर्थन मूल्य व PSF योजना के तहत की है, जबकि गत सरकार ने मात्र 5 वर्ष में 1,080 करोड़ रुपए के मूल्य की ही खरीद की थी। आज किसान जिस प्रकार का धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं राजस्थान प्रदेश में लगभग 70 लाख के लगभग किसान रहते हैं। अब कोई न कोई संगठन लेके इस प्रकार धरने प्रदर्शन करता है। सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। हमारी चिंता है सिर्फ कि राजस्थान के सभी किसानों के हित में हम लोग कोशिश करेंगे। सरकार के लिए पहले भी किसान मुसीबत का सबब बने हैं। पहले भी किसान प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने बजट सत्र में किसानों के ऋण माफी की घोषणा तो की है, लेकिन किसानों के लिए ये नाकाफी है। यही वजह है कि किसान फिर से सड़कों पर आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रदेश के एक ऐसे मुद्दे की, हालांकि मुद्दा कोई नया नहीं है। राजनीतिक दलों के स्तर पर भी कई बार इस पर चर्चा होती है, चैनल्स पे भी चर्चा देखी होगी, अखबार में भी इस बात को लेकर के आपने कई बार इस मुद्दे को देखा। हम बात कर रहे हैं खेती और किसान की। प्रदेश का शेखावाटी अंचल इस समय जाम हुआ पड़ा है और मांग किसानों की है कि सरकार अपने वादे को याद करे और जो हमारे साथ समझौता हुआ उसे लागू करे। दूसरी तरफ किसान जब जयपुर कूच कर रहे थे, नहीं पहुंचे तो वहीं पर रोक करके उन्होंने रास्ता रोक दिया है और आगे की रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। अभी जो जानकारी मिल रही है, गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं, राजस्थान विधानसभा के सत्र के दरमियान उन्होंने कहा कि जो लोग कूच करने से पहले गिरफ्तार कर लिए गए उन्हें रिहा किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ही आपने सुना कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जो कह रहे हैं कि ऐसे धरना प्रदर्शन से सरकार के कोई असर नहीं होता, न सरकार झुकने वाली है। संगठन है जो ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। खैर, चलिए हम चर्चा करेंगे। विधानसभा के अंदर ही जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अजय सिंह किलक, उन्होंने भी दावा किया है कि वर्तमान सरकार ने जैसा कर दिया वो 50-60 साल में कभी किसान को ऐसा कुछ नहीं मिला। खैर, चलिए तमाम जो पहलू हैं उनको हम लेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र मीणा जी, राजस्थान किसान मोर्चा
भाजपा का जो अग्रिम संगठन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। सुशील आसोपा साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय माधव किसान महासभा के संयुक्त सचिव हमारे साथ हैं और एक किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आसोपा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले तो एक ये बात तय करनी होगी कि किसान चाहे रास्ता रोके, चाहे कूच करे या अपनी डिमांड्स को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख रहा हो, वो वाजिब है या फिर ये कहें कि राजनीति से प्रेरित मांगे हैं? किसान कभी राजनीति नहीं करता। किसान जब पीड़ित हुआ है वो सड़कों पे आया है। और किसान की जो विषय है, कृषि का जो विषय है, उसको समझने के लिए हमें बड़ा हिस्टोरिकली चलना पड़ेगा। देश कांग्रेस के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1947 से पहले देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ 1% थी और 47 से लेकर अब तक की अगर ग्रॉस 70 साल की एग्रीकल्चर ग्रोथ देखें तो उसका औसत 2.7% आता है। अब पिछले 4 सालों में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 1.95% है। उसमें भी पिछले साल कोई 4.2 समथिंग थी, इसलिए ये औसत 2 के आसपास पहुंच गया, अदरवाइज ये 1.5 से भी नीचे रहता। एक साल में तो माइनस में ग्रोथ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ एक बड़ा पैमाना है। यूपीए के 10 साल की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ का औसत है वो 4.1% है। नेशनल एवरेज 70 साल का 2.6 है और यूपीए के 10 साल का लगभग 4% है। तो किसानों की अगर एमएसपी पे खरीद सुचारू रूप से होती रहे, किसानों को मुआवजा समय पे मिले, किसानों को फसली ऋण जो है वो समय पे मिले और किसानों को बीज, खाद, पानी इसको लेके कोई परेशानी नहीं हो, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि किसान को आंदोलनरत होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर 4 सालों में सारी किसान विरोधी नीतियां अपनाने से, उद्योगपतियों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ करने से किसानों के अंदर एक असुरक्षा की भावना बढ़ी है, जिसकी वजह से किसान कर्ज में भी दबा है क्योंकि उसका फसल को एमएसपी पे खरीदा नहीं गया, एमएसपी वादे के अनुसार बढ़ाई नहीं गई। जो मार्केट जिस प्रकार से सर्ज कर रहा है, बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है किसान के ऊपर दिन ब दिन, उसके अनुसार उसकी फसल की कमाई नहीं हो रही, तो वो आखिर सर्वाइव करेगा। आज तो बस एक छोटा सा मेरा सवाल है यहाँ पे आपसे कि किसान के बारे में अभी उसे नजरअंदाज किया जा रहा है कि वास्तव में आजादी के इतने साल बाद किसान को जो कुछ मिलना चाहिए था वो उसे मिला नहीं है। जब हम मानते हैं इस बात को कि जीडीपी में बड़ा सहयोग खेती और किसान का रहा है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। तो आपको ये बात आंकड़ों से बताई है कि 70 सालों में जो औसत है 2.6%, अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ का औसत 2.6 है, क्योंकि 10 अकाल भी पड़े हैं देश के अंदर। मैं सर जो निवेदन कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं, खेती और किसान ने हमारी जीडीपी को मेंटेन रखा है, एक बहुत बड़ा जब समय आता रहा तो एक एम्प्लॉयर भी साबित हुआ है। अगर किसान को लगता है कि मेरे अच्छे खेती चल रही है तो वो दूसरे काम की ओर ध्यान नहीं देता, अपना काम चलाता। तो मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉयर की तरह भी किसान ने काम किया है। किसान तो सबसे बड़ा लेकिन क्षेत्र का एम्प्लॉयर है ही जी। लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि वास्तव में उससे जो कुछ मिल रहा था या मिला अब से पहले वो पर्याप्त मिलता रहा है या अभी 3-4 साल में ही उसकी अनदेखी की जा रही है? मैं देखिए इसको आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस के दबाव में किसान कर्ज माफी का जो ये कदम उठाना पड़ा, क्यों उठाना पड़ा, इसके पृष्ठभूमि में जाइए। राहुल गांधी जी, सर मैं वहां नहीं जा रहा, उसी पे आ रहा हूं। नहीं, आप टू द पॉइंट देखिए, हम जो जाएंगे ना फिर आधा घंटा एक ही बिंदु पे। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि वर्तमान 4 साल में ही किसान को इग्नोर किया गया या इससे पहले भी जो उसका हक मिलना चाहिए था वो मिला नहीं उसे? अगर किसान को हक नहीं मिला होता तो यूपीए के 10 साल में एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% नहीं पहुंचती सर। किसान का 2007 के अंत में और 2008 के शुरू में 72,000 करोड़ का ऋण माफी पूरे देश में यूनिफॉर्मली सहकारी बैंकों और नेशनलाइज बैंकों दोनों की गई। ये बिना पूछे, बिना किसी समिति के, बिना किसी स्टेट से पूछे। राजस्थान में तो भाजपा की सरकार थी ना, बिना पूछे ताछे केंद्र ने एक निर्णय लिया कि किसानों का कर्ज कितना है। कोई सरकार को समिति की जरूरत नहीं होती, केंद्र सरकार को नाबार्ड से मालूम होता है कि सहकारी बैंकों का ऋण कितना है, नेशनलाइज बैंकों से मालूम होता है किसानों का ऋण कितना है। ये सब ड्रामेबाजी करती नहीं है, यूपीए सरकार ने किया नहीं, इसलिए 72,000 करोड़ का फिगर उठाया और सबका यूनिफॉर्मली माफ कर दिया। तो
अब उसका प्रतिफल देखिए, 4% ग्रोथ तभी तो आई। किसान रिलैक्स हो गया, 4% ग्रोथ आई आपके सामने। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप भी आपने आसोपास आपको सुनाओ, फैक्ट्स के साथ में वो अपना दावा कर रहे हैं। किसान को लेकर के एक तो वर्तमान की मैं बात करना चाहूंगा कि शेखावाटी के 9 जिले इस वक्त काफी प्रभावित हैं। बीकानेर से जयपुर आने वाला हाईवे बहुत प्रभावित है। खाटू श्याम जी जिसे लक्खी मेला है, कई राज्यों के लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं कि हमें मेले में जाना है। हालात बड़े बेकाबू हैं वहां पे। महज अगर जयपुर कूच को रोक करके जयपुर की पुलिस, जयपुर का प्रशासन अगर राहत की सांस लेती है तो कितने लोगों की आफतों रास्ता बना हुआ है, ये मेरे ख्याल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा या आप लोगों के पास में इनपुट इसका होगा। गुलाब चंद जी कटारिया इस बात को जब सदन में उठाया गया, इस बात को स्वीकार किया कि कूच से पहले जो लोग अरेस्ट हुए उन्हें हम रिहा कर रहे हैं, इसमें अमरा राम वगैरह सारे लोग हैं। दूसरी तरफ आपने प्रभुलाल सैनी को सुना, उनका साफ कहना है कि हम ऐसे प्रदर्शनों से डरने वाले नहीं है, सरकार झुकने वाली नहीं है। एक संगठन के बैनर के तले कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो दोहरी बातें क्यों हो रही हैं? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार ने आज जो बजट पेश किया 12 तारीख को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। किसानों के हित में जो अच्छे से अच्छा बजट दे सकते थे, आज 50,000 के कर्जे माफ की बात है। लघु और सीमांत 8 बीघा और 12 बीघा तक के जो किसान है सहकारिता वाले, वो निश्चित रूप से 8,000 कुछ करोड़ के रुपए के बिजली जो ये अपने ऋण माफ की बात है, वो किसानों के ऋण माफ 50,000 तक के निश्चित तौर पे ये होंगे। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने कर दी है और ये निश्चित तौर पे होंगे। मानिए जो आज ये किसानों को एक राजनीतिक स्टंट करके आज अमराराम चौधरी जी की बात करते हैं। अमराराम चौधरी जी यहाँ जो किसान नेता हैं, वो आज पहले अभी कुछ दिन पहले एक किसानों ने पहले भी एक आंदोलन चलाया था सी कॉर्नर बेल्ट में, तो उन्होंने एक समझौता करके, या माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नुमाइंदे मंत्री थे, मंत्रियों के बीच में एक आकर के एक समझौता हुआ और समझौता में जो 11 सूत्री जो उनकी मांग थी, पूरा 11 सूत्री मांग पत्र के आधार पर पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने 11 सूत्री मांग इनका पूरा माना। और आज भी मानने के बावजूद भी आज 2 लाख कनेक्शन कृषि के एक मिनट में घोषणा करना, 50,000 तक के कर्जे माफ करना। आज तक जो आज 58 साल जो कांग्रेस राज करके चली गई, उन्होंने कभी कर्जे इतने 50,000 तक के कर्जे आज तक किसी ने माफ नहीं किए। और आज सारा काम हमारी एक बात जानना चाहता हूं आपसे, मेरा छोटा सा एक सवाल है। सवाल आपसे यह है कि आपने एक बात कही कि पूर्ववर्ती सरकार ने सब कुछ नहीं किया। किसान की भूख बढ़ गई या इसे राजनीतिक कारण हो गए? क्या वजह क्या है किसान को रास्ते में रोकना पड़ रहा है? किसान को बिल्कुल सड़कों किसान को गुमराह किया जा रहा है। अमराराम जी के साए ने उस 11 सूत्री मांग जो मानी गई, जिसमें समझौता हुआ और समझौते पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा हाई पावर पर कमेटी बनाई, वो उस पर राजी हुए, कमेटी बनी, सब काम हुआ। इसके बावजूद भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट में निर्णय कर दिया कि आप 50,000 तक के कर्जे आप माफ किए जाते हैं। और बाकी हमारी सरकार और भी किसानों के हित में अच्छे अच्छे जो फैसले वो करेगी। आज ईस्टर्न कैनाल की बात है, आज राजस्थान में 37,254 करोड़ रुपए के एक प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा है। तो निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ी योजना पास होने वाली, जिसमें 13 जिले, पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, उसमें उनको सिंचाई के लिए, पानी की सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी व्यवस्था की गई है, पीने की व्यवस्था भी की गई है। कहना है कि 11 बिंदुओं पे जी 13 सितंबर 2011 मांग मान ली गई पूरी की पूरी, जो उन्होंने समझौता में मांग रखी थी। 13 सितंबर 2017 को जी जो मांग पर समझौता हुआ, जो किसान कृषि भवन में, बिल्कुल डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ में किसान महासभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये उस मीटिंग में, बैठक में मौजूद थे, जो लगातार हमारे से इस मुद्दे पे बने हुए हैं। संजय, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। अभी राजेंद्र जी का दावा है कि 11 सूत्री मांगों पे समझौता हो गया था, सरकार लागू कर चुकी है 90%। अमित शाह जी का दावा है कि बीजेपी को इस बात को किसान तक पहुंचानी चाहिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की 90%, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, कि 90% मांगे मान ली गई हैं और वो जो इंप्लीमेंट हो चुका है, ये दावा है साफ इनका। फिर किसान आंदोलन की राह पे है? नहीं, ये क्या है, असल में जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, इनका मतलब झूठ बोलने में तो इनका मुकाबला ही नहीं है कोई। या तो इनको मालूम नहीं, जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी है साहब। हमारा काम नहीं है झूठ बोलने का, ये आप तो सामने रख रहे हैं। मैं आपके पास, ये अभी सामने आपके पास, अभी 12 तारीख को आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास, आप ही को मौका दूंगा। आज भी सदन में जो है, कल होम मिनिस्टर ने बयान दिया, इनकी पूरी पार्टी का करेक्ट है झूठ बोलना है। मतलब झूठ बोलने में इनका मुशायरा नहीं है। बेसिकली जो नाम ले रहे, अमराराम जी का नाम ले रहे थे
कि वो राजनीतिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इस तरह की एक नॉनसेंस बात है किसानों की। अजी कोई नॉनसेंस नहीं है, ये तो गुमराह करने वाली बात है। भाई साहब गुमराह कर रहे हो ना, आप कर लो गुमराह, हम क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम तो काम कर रहे हैं। किसान आ रहा हूं सर, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। हम तो काम कर रहे हैं। मैं आपको गुमराह तो आप लोग जनता को कर रहे हो, कांग्रेस आज साथ दे रही है गुमराह करने में किसानों को। संजय जी एक सेकंड, राजेंद्र जी आपको हम भरपूर मौका देंगे सुनने का, क्योंकि हम डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं। बड़ी गंभीर बहस का विषय है ये, आपको मैं पूरा मौका दूंगा। आप एक एक बात जो संजय माधव या सुशील आसोपा जी जो आरोप लगाएं, आप उनका अच्छे से जवाब दीजिएगा। सारे लोग धैर्य से आपको सुनेंगे। आप एक बार सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जी संजय। राजस्थान विधानसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री महोदय ने आज ये बयान दिया कि हमने पड़ाव की हमने जयपुर में किसानों को इसलिए आने से रोका, किसान नेताओं को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने जो चिट्ठी दी थी, आज बाकायदा सदन में बयान दिया, सदन के सम्मान के अपमान किया, झूठ बोला उन्होंने। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि हम महापड़ाव डालेंगे। ये चिट्ठी है, ये आपके पास, ये आप इसने बाकायदा इसमें चिट्ठी में कहीं भी ये नहीं कहा पड़ाव डालेंगे। इस चिट्ठी में था एक दिन का जयपुर कूच होगा, विधानसभा पर आएंगे, सरकार से मिलकर के अपनी बात रखेंगे। जो 11 सूत्रीय समझौता हुआ था, उस समझौते के बारे में हमारी मांगे हैं, पूरा नहीं किया आपने 6 महीने बाद में भी, उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। जब सदन में गृह मंत्री झूठ बोल सकता है, राजेंद्र जी की तो विसात ही क्या है, ये झूठ बोलेंगे, इनको तो क्या हकीकत बात है। 11 सूत्रीय समझौते में क्या लागू कर दिया? उस समझौते में लिखा था 50,000 रुपए तक का सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ किया जाएगा। कर दिया तो बताइए, आप चिल्लाने से डिस्टर्बेंस करने से क्या फायदा? आप हल्ला मचा 8,000 8,500 करोड़ के कर्जे माफ तो है ना। आप देखिए राजेंद्र जी, चीजों को, तथ्यों को, तथ्य बता रहे हैं, इसमें जनता को गुमराह मत कीजिए। वास्तविकता आप ये बताइए, क्या आपने राजस्थान के किसानों का 50,000 रुपए तक के सभी प्रकार के कर्जे माफ कर दिए? सभी प्रकार के नहीं कह रहा मैं, जो सहकारिता से नंबर 2 बात, हाँ नंबर 2 बात, आवारा पशुओं कोऑपरेटिव सहकारिता संबंधित है, जो वो बता रहा हूं मैं आपको। आपने समझौते में ये नहीं कहा, आपके 3 मंत्रियों की मौजूदगी में हमारे सामने ये समझौता हुआ है कि सरकार 50,000 रुपए तक के किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ करेगी। ये बात टेबल पर खत्म हुई। हमारी मांग थी सभी प्रकार के सभी कर्जे माफ किए जाए। आपके मंत्री ने कहा सभी कर्जे माफ करने की हमारी विसात नहीं है, केंद्र से करवाना पड़ेगा, इसलिए 50,000 तक सहमत हो जाए, हम 50,000 तक माने। आपने झूठ बोला, आपने बेवकूफ बनाया, आपने कमेटी बनाने में देर की, और ये आप कह रहे हो 8,000, ये 8,000 रुपए तक के कर्जा माफ करने की नीयत नहीं है आपकी। ये तो किसान आंदोलन के दबाव में आपने घोषणा की है, चूंकि आपको पता है आपका टाइम पूरा हो चुका है। आपकी सांसें अब जो है, आप सांसें पूरी हो गई है, अब 2-4 महीने आप टाइम सांस नहीं, आपको पता लग जाएगा। ये अभी आने वाले समय फिर सरकार भाजपा की बनेगी, आपको लग जाएगा पता। आप गुमराह, हाँ, ये भूल निकाल दो आप दिमाग से, ये दिमाग से भूल निकाल दो, फिर सत्ता भाजपा की बनने वाली है। आप तो बिना वोट के बन जाओ साहब, आपका तो घर का राज। अरे वोट से बनेंगे, बगैर वोट नहीं, वोट से, जनता का दिल जीत के, जनता के काम करके। अगर आपकी मंशा होती कर्जा माफ करने की, 1 महीने आपके सितंबर में समझौता हुआ, 13 सितंबर को आपको ये भी करना था, तो आप अच्छी बात है, ये गरीबों का तो करते, या आप अक्टूबर में कर देते, आप नवंबर में कर देते, दिसंबर में कर देते। आप इसको लेकर के आए मार्च तक, अभी तो अभी मार्च आया है, अप्रैल जाएगा, सितंबर चला जाएगा, करते करते इसके बाद इनके चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं। नंबर 2 बात, चलो आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कर दिया आपने, आवारा किया ना, गौशालाओं के लिए गौशालाओं के लिए पैसा दिया है आपने, समझो गौशालाओं को पैसे क्या नई गौशाला रजिस्ट्रेशन करा, और आज भी 1-1 करोड़ रुपए, आज पैसे कोई कमी नहीं है। आपने समझौता किया कि सभी खरीफ की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। आपको पता नहीं है, आज भी राजस्थान की मंडियों में दोनों से छोड़े फलौदी, बीकानेर, हजारों किसान जो है जिनकी पर्चियां कट गई या पर्ची नहीं भी कटी, वो आप उनकी फसल को खरीदने के लिए, मंत्रियों की फसल बिक गई, नेताओं की, बीजेपी का। आने वाले समय में सारी खरीद होंगी, चने की, सरसों की, हर चीज खरीद होगी आपकी। आगे तो आप रहोगे तो होगी ना, अजी रहेंगे, अभी होगी, मार्च अप्रैल की बात है। मार्च अप्रैल की बात क्या लग रहा है? तो ये जो पड़ाव है, ये जो महापड़ाव है, महापड़ाव इस वजह से होना, कहना पड़ रहा है मेरे को। पूरी बात कर लूं, 11 बिंदुओं से ये पहली बात इनके झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। इन्होंने समझौता किया, उस समझौते में से कुछ भी लागू नहीं किया। अभी हल्ला मचा जाके जोर बोल झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। राजस्थान के किसानों को पता है, इसीलिए आज लाखों किसान कल सड़कों पर उतरे। उनके नेताओं को उन्होंने जेल में बंद करने की जरूरत की, अभी इनको झक मरा करके उन नेताओं को छोड़ने की घोषणा करनी पड़ रही है। ये झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, और इसको निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी, जितने हैं। चलिए, आपको क्या लग रहा है कि जो 11 सूत्री मांग जिन पे समझौता बना था आप लोगों का, उसमें से कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ उन्होंने जो है एक रूटीन में जो काम होते हैं वो किया, बाकी उस समझौते को लागू करने का प्रयास नहीं। आसोपा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, एक साथ आप जवाब दीजिएगा। अभी जो वर्तमान में जो आंदोलन है, वर्तमान की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से मैंने जो कारण गिनाए कि वहां पे जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें जब तक
इन किसान नेताओं को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो रास्ता नहीं खोलेंगे। महिलाएं वहां डटी हुई हैं। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित माने इसे कि माना क्या जाए इसे? देखिए, इसको आप जो आंदोलन है, किसान तो जब परेशान है तो निश्चित रूप से सड़क पे आना उसकी मजबूरी है। इतनी बड़ी मात्रा में किसानों को कोई हाँक नहीं सकता। जब वो उनको लगता है उनके मुद्दों पे बात हो रही है तो सब स्ट्रीम के लोग आते हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल उस एंगल से आप मत देखिए। भारतीय किसान संघ जो आप मोर्चा के हैं बीजेपी के, भारतीय किसान संघ सरेआम जो है इनका बीएमएस सरेआम भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है। लेकिन मैं बात कर्ज की मुख्य रूप से पिछले 7-8 मिनट में चल रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यूपीए का जो मॉडल था कर्ज माफी का, वो हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ मॉडल था। और 2004 से 7 तक 4 सालों में जब देखा कि ग्रोथ होने के बावजूद किसान प्रेशर में है, तो यूपीए ने बिना किसी से पूछे, बिना किसी प्रस्ताव के पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया। आप कह रहे हैं 50,000 का कभी तक नहीं हुआ। 50,000 तो आप 2018 के जमाना में बोल रहे हो। मैं मेरा बताता हूं, मैं नौकरी करता था। मेरा एक भाई डेथ 2007 में, उसकी डेथ हुई सितंबर में। मैंने 75,000 उसका लोन माफ उसका जमा करा दिया। भाई डेथ हो गई। उस मैनेजर ने मुझे 4 महीने बाद फोन किया कि साहब वो 50,000 जमा कराने की जरूरत नहीं है, आपने तो 75,000 जमा कराए, आपके दूसरे भाई के 1,35,000 माफ हो गए। अब बात करें, रिकॉर्ड उठाइए, कैसी बातें कर रहे हैं। सब अनर्गल बात करेंगे, ये स्वीकार नहीं होगा। आई एम रेडी टू क्विट दी डिबेट। अगर बिना फैक्ट्स यहाँ कोई भी बोलता है पॉलिटिकल माइलेज के लिए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। पहली बात, झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हम। हमने अभी 12 तारीख को जो बजट पेश हुआ है, जो सारे जो किसानों के हित में जो काम किए वही बात कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जो बिना पढ़े लिखे यहाँ आता है, किसी पार्टी का होगा, मैं डिबेट उसी से मैं छोड़ दूंगा। अगर आप ऐसे अरे यार छोड़ दो, आप इससे क्या आप कैसे नहीं बोलेंगे? कैसे बोल रहे हैं? अरे बोलेंगे कैसे नहीं आप किए ना 50,000 में दोनों। अरे अभी किए, अरे आपने अभी किए, आप क्या हो जाएगा? आपको रोक रहा हूँ, आपके एज से क्या हो जाएगा? आपको एक मिनट अभी बजट देखिए, 50,000 8,000 राजेंद्र जी, 1 सेकंड, मेरे 1 मिनट सुनिए। मैं आपको दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं दिल से कद्र करता हूं। कैसे गलत बात करें? अरे सर, आप पहले सुनिए प्लीज, आप मत बोलिए सर, आप सुनिए। मैं हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी हैं, मैं दिल से सम्मान करता हूं उनको, और हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत व्यस्त है। उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि 20 मिनट का ही आप टाइम हमें दे दीजिए। महावीर शास्त्री जी हमारे साथ बैठे हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि एक संत की तरह ये लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा महावीर शास्त्री साहब आपसे कि इस वक्त की जो पोजीशन बनी हुई है राजस्थान में किसानों को लेकर के, दोनों पार्टियों के नेता हमारे बीच में हैं। पहले तो हमारे यहां पे अगर किसी भी डिमांड पे अगर कोई डिबेट होती है, उसमें यह कहा जाता, तुलनात्मक बात होती है कि उन्होंने ये नहीं किया था, हमने किया इतने सालों से क्या, लेकिन नेगेटिव पॉइंट को पहले ढूंढा जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में किसान की खुशहाली के लिए बहुत लंबा सफर, अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी, क्या कुछ हुआ कि वास्तव में किसान का बड़ा योगदान जीडीपी में रहा, उसको उसका हक मिल पाया आजादी के इतने साल बाद भी? आज किसान को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी माने कि राजनीतिक कारण जो एक कहा जा रहा है वो माने इसे? योगेंद्र जी, अगर सच्चाई देखें तो आज व्यापारी और राजनीतिक दल सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिलने के कारण उसके पास विकल्प नहीं होते हुए भी खेती छोड़ने को मजबूर हो रहा है। ये सत्य है और इसको दिल से मानते भी हैं, चाहे वो कथन में अपने आवरण ढंग कुछ ढंग से कहे, ये सही बात है। इसके लिए मैं दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। कारण क्या है, वो नीतियां जो किसान को उसकी लागत नहीं दे पाई प्रारंभ से, इसके लिए दोनों सरकारों ने आयोग बैठाए, विशेषज्ञों की राय ली, विशेषज्ञों ने दोनों ही सरकारों में अच्छी राय दी, लेकिन उनको लागू तब तक नहीं करने का सोचा जब तक प्रेशर नहीं पड़े। आज स्थिति देखिए, अब बजट से पहले जो सर्वे पेश किया माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने, उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 4.9 जो जीडीपी ग्रोथ, कृषि की ग्रोथ थी, अब 2.1 रह गया, यानी आधे से भी कम एक ही साल में, 17-18 में। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि किसान खेती छोड़ करके अन्य विकल्प ढूंढ रहा है, यानी वो किसान से मजदूर बनने को तैयार है, चौकटी में खड़े होने को तैयार है। इसका इलाज बहुत पहले बता दिया था। माननीय वाजपेयी जी ने एक कमेटी बैठाई थी डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, 2006 में रिपोर्ट आ गई थी। अगर उसमें माननीय मनमोहन सिंह जी और उनकी टीम ध्यान देती कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कह दिया लागत का 1.5 गुना दे दो किसानों को, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पूरा कारण देखा, उन्होंने स्टॉक होल्डर्स, मार्केट,
कंज्यूमर सबकी राय ली और एक बहुत बड़ा उन्होंने अध्ययन किया। मैं आपकी बात सुनूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला, अगर किसान को उसकी लागत का लाभ नहीं मिला, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में लागत का 1.5 गुना कहा है, यानी उसकी लागत का 50% लाभांश अगर नहीं मिला तो किसान खेती छोड़ देगा, पशुधन खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी, विदेशों से अनाज मंगाना पड़ेगा और अपने को दुगुनी कीमत पैदा करनी पड़ेगी। एक तरफ बेरोजगारी हो जाएगी, दूसरे विदेशों से अनाज मंगाना पड़ेगा। ये दोनों सरकारों को पता है इस बात का, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन दबाव, यानी किसान ऐसा दबाव समूह नहीं बना पाया, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। यानी जो किसानों के शुभ चिंतक, चाहे वो राजनीतिक दल हो या जन संगठन हो, किसानों को इस ढंग से बांटा और उन्होंने अपनी एक एक बात को इस ढंग से किसानों के दिल में बैठा दी कि यही सत्य है। अब वर्तमान स्थिति में मैं कहूंगा, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को किसी भी सरकार ने आंशिक रूप से लागू कर दी होती, अगर उसका 1.5 गुना नहीं दे करके केवल उसको समर्थन मूल्य तक दे दिया होता, समर्थन मूल्य की भी आज जो स्थिति है, 3 साल पुराने आंकड़ों पर समर्थन मूल्य निकाली दोनों सरकारें। सरकार समूह की शास्त्री साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद में वापस लौटूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खास खबर में किसान से जुड़े मुद्दे की। राजस्थान में किसान आंदोलन की राह पे है। उनका साफ कहना है कि सरकार के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू नहीं किया गया। 9 जिलों के अंदर व्यापक असर इसका कहा जा सकता है। किसान नेताओं को रिहा करने के लिए गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कह दिया है और जो आंदोलन की राह पे किसान है उनका साफ कहना है कि जब तक वो नेता रिहा नहीं होंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। चले, लेकिन हम रिहा होना, बात करना एक अलग विषय है, लेकिन आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसे हालात किसान के बन रहे हैं? लगातार इसको लेकर के हम चर्चा पिछले कुछ दिन से कर रहे हैं और सरकारों के अपने अपने दावे हैं, राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। मैं महावीर शास्त्री साहब के पास में था ब्रेक से पहले। मैं एक बार शास्त्री साहब आपसे मैं एक बार फिर जानना चाहूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, क्या ये मान सकते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो 2006 में आ चुकी थी और जिसे उसके बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, अगर उससे अक्सर से लागू करते हैं तो जैसे आप लोग कहते हैं कि स्थितियां बदल चुकी होती, लेकिन अगर कुछ भी उसका लागू करते तो कुछ बेहतर हो सकता था किसान और खेती? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसी राजनीतिक या ब्यूरोक्रेट की रिपोर्ट नहीं थी, एक वैज्ञानिक की तथ्यात्मक रिपोर्ट थी और उसको कोई सरकार मना नहीं कर सकती। केवल वो दबाव के अभाव में वो समय खींचती रही। कुछ राजनीतिक दलों ने समय निकालने के लिए ये कहते हुए कि साहब ये तो एक ब्यूरोक्रेट की और वैज्ञानिक की रिपोर्ट है, जनप्रतिनिधि इसमें अपनी सलाह दें। कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, 5 मुख्यमंत्री, हुड्डा जी की अध्यक्षता में 4 मुख्यमंत्री थे जो अलग अलग दलों के थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष थे, जो और पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तीनों उनके सदस्य थे। उन चारों मुख्यमंत्रियों ने, जो कृषि प्रधान राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित ये आयोग की रिपोर्ट अक्सर से लागू की जानी चाहिए जिससे खेती और किसान बचे। तो फिर क्या बच गया था उसमें? यानी जनप्रतिनिधियों की कमेटी ने उसको सही माना। अगर वो लागू हो जाती तो आज जो अपना किसान यहाँ 40 रुपए मूंग बेच करके खेती छोड़ रहा है, विदेशों से 110, 115, 125 रुपए किलो में दाल आ रही है, ये स्थिति नहीं आती। ये इन सबके बारे में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के अध्यक्षता वाले आयोग ने चेतावनी दे दी थी। मूल विषय ये कि किसान को लागत तो मिले। और अब सरकारें, दोनों ही सरकारें, पहले वाली और वर्तमान भी, हम करिए हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1965 से लागू किया था उन्होंने, हम उस पर किसानों को लाभ देने के लिए खरीद कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सरकार समूह के आयोग ने डॉक्टर रमेश चंद्र की अध्यक्षता वाले 2013 में कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना ही गलत है। उसमें किसानों की मूलभूत, जो किसान को 3 महीने के लिए कामगार मान लिया गया, कुशल श्रमिक नहीं माना, उसकी भूमि है, उसका जो एक जैसे किसी भी असेट्स होता है उसका ब्याज और उसकी लागत, ये आधे मूल्य नहीं जोड़े गए। यानी उसको C2 कंप्लीट कॉस्ट नहीं मान करके उसको A2 प्लस FL यानी फैमिली लेबर, तो यानी एक आधा आधार जोड़ करके अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो भी नहीं मिल रहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागत से कम है वो आज नहीं मिल रहा है। तो आप कारण समझ सकते हैं किसानों का, ये एक बहुत ही जेन्युइन कारण है।
इसको जैसा इन्होंने आशोपा जी ने कहा, ठीक है, ये किसी व्यक्ति या दल से प्रेरित आंदोलन नहीं होकर के ये मजबूर में किसान करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। सरकारें ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, दिखावा कुछ करते हैं मीडिया में, अपने भाषणों में, जन सभाओं में कि हम किसानों के शुभ चिंतक है। वस्तुतः स्थिति क्या है यहां आते ही भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं। इस राजस्थान की सबसे बड़ी मोहाना मंडी है, उस मोहाना मंडी में आज स्थिति है, किसानों के लिए जो चबूतरे बनाए गए थे, किसान अपना माल बेचेंगे, उन चबूतरों को तो व्यापारियों का माल रखा है। उस चबूतरे के चारों तरफ बाहर व्यापारियों ने दलालों से पैसा लेकर के ऐसे लोगों को बैठा रखा है जो खुदरा व्यापारी हैं। किसान वहां अपना माल तक नहीं जा सकता। वहां बार बार कह दिया, मुख्यमंत्री तक को सूचना दे दी कि वर्तमान विपणन मंत्री प्रभुलाल जी सैनी, उसके जो पीए, उसके रिश्तेदार वहां सचिव है, उनके अपने कोल्ड स्टोरेज है, व्यापारियों से उनका सांठ गांठ है, लेन देन है। जयपुर में ये स्थिति है, किसान बार बार आगाह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को पता नहीं है इस चीज का। यानी कुल मिलाकर के जहां दबाव होगा वहां कुछ आंख खुलेगी, ये आज स्थिति बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय को समझ में नहीं आ रहा, मंत्री को तो क्या कहूं या ब्यूरोक्रेट को क्या कहूं, जो कुछ हो रहा है वो उनके बूते से बाहर हो रहा है। किसान के समझ में नहीं आ रहा कहां जाए, किस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहे। ये बड़ी पीड़ा का विषय। राजेंद्र जी, एक देखिए, ये वो सत्य है जो आप भी कभी, अगर आपको लगता है कि वास्तव में कहीं हकीकत है कि नहीं, पार्टी के आप जिम्मेदार वर्कर हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को आप बिलोंग करते हैं, अग्रिम संगठन को, आप लोग जाकर के एक बार देखें तो सही। महज ये कह देना कि वहां पे ज्योतिबा फुले की हमने तस्वीर लगा दी, आदम कद मूर्ति लगा दी है, इन सब चीजों उसका सोल्यूशन नहीं है। जो अधिकार, जो अनाउंसमेंट्स हैं, कम से कम उनका इंप्लीमेंट तो, अगर एनक्रोचमेंट है व्यापारियों को तो उसको हटाया जाना चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी सी बात है। अगर वास्तव में अगर हम भरोसा कैपिटल में अगर नहीं दिला पा रहे हैं तो बाहर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से किसान की अनदेखी हो रही होगी। और फिर भी ऐसा लगता है प्रभुलाल जी सैनी साहब को कि बिल्कुल ये तो कुछ लोग हैं जो आंदोलन के आगे, ऐसे सरकार झुकने वाली नहीं है। झुकने और नहीं झुकने की बात नहीं है, वास्तव में जो हक जिसका हो उसको उसका मिलना चाहिए। और किसान को राजनीतिक दलों ने हमेशा मुद्दे से ज्यादा उसे वोट बैंक की तरह यूज किया है। हमेशा उसका जिक्र हम मैनिफेस्टो में तो करते हैं लेकिन हकीकत से उससे दूर रखते हैं। ऐसा क्यों? देखो, अभी बताया था कि जब मानिए जब हमारे अटल भाई वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम, जो स्वामीनाथन आयोग का उन्होंने गठन किया, और गठन करने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट भी जब 2006 में पेश कर दी, तो माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, अगर उसी टाइम ये लागू हो जाती तो ये आज 10 साल उन्होंने राज कर लिया। वो रिपोर्ट को खां छपा के बैठ गए। ये जब तो ये याद आई नहीं थी। आज हमारे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी, उन्होंने किसानों की चिंता की, और किसानों की चिंता करने के बाद में आज किसी ओलावृष्टि अतिवृष्टि के कारण अगर खराबा हमारा पहले 50% होता था तब मुआवजा मिलता था, आज 33% भी अगर किसान का खराबा है अतिवृष्टि और तब भी उसको मुआवजा देने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मिनट में मानी। उसके बाद कृषि फसल बीमा योजना की बात उन्होंने कही, किसी सिंचाई योजना की बात उन्होंने कही। इन सब चीजों में कैसे किसानों की आमदनी 1.5 गुनी और दुगनी हो, तो इस बात को लेकर हमारे कृषि मंत्री और हमारे सारे वैज्ञानिक सारे वैसे विश्लेषण हुआ, सबसे राय ली गई, और राय लेने के बाद में तय किया भाई किस तरह हम किसानों को दुगनी 2022 तक आमदनी कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे हो 1.5 गुनी, इस सब पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उस पर काम चल रहा है, बजट उसी हिसाब से पेश किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बजट उसी के हिसाब से कि किसानों की चिंता करते हुए बजट में जो आज 50,000 तक कर्जे वाली बात, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि कमेटी जो बनी थी 13 सितंबर का जो जिक्र कर रहे हैं, इस दिन समझौता हुआ था, उसके बाद में किसानों ने अपना आंदोलन विड्रॉ किया था। केरल आपके लोग गए भी, यहां से जो हमें जानकारी मिले कुछ एमएलएस गए भी थे वहां पे, केरल गए। यूपी और महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, वहां कर्ज माफी हुई है, आप उस पैटर्न को लागू क्यों नहीं कर रहे थे? ये तो एक्सरसाइज कर सकते थे एक मॉडल के रूप में, किसी स्टेट में अगर आपकी सरकार ने कहीं काम किया। 13 सितंबर से आज तक की आप डेट देखिए, कितना हमने टाइम निकाल दिया, तो किसान को ऐसी स्थितियां क्यों पैदा कर दी कि उनको आना पड़े। आप भी एक, मुझे लग रहा है कि एक काश्तकार भी शायद होंगे, क्योंकि किसान मोर्चा के आप नेता हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम आपको तो इस बात का एक पीड़ा महसूस होनी चाहिए कि किसान इतना फ्री है कि वो इस वक्त जब उसकी क्रॉप की कटिंग का टाइम आ रहा है, सरसों कट रही है, दूसरी फसलें हैं, उसको ये ऐसा टाइम है वो जब आसमान में बादल होती है तो उसको परिवार की चिंता होती है, कहीं मेरे सपनों को कुचल तो नहीं देगा ये आसमान। आपको ध्यान होगा इस बात का। बिल्कुल। इतने फ्री है किसान जो ट्रैक्टरों में भर भर के सड़क के ऊपर उनको उतरना पड़े।
ये चिंता का वैसा ही मानते हैं, पर इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने वो काम किया है। इस बजट में सारे प्रावधान रखे, खरीद का भी प्रावधान है, भाई चने की फसल का भी खरीद होनी है, सरसों की खरीद भी होनी है, गेहूं की खरीद भी होनी है, सारी खरीद होनी है, उसका है बजट में। मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सहमत हूं राजेंद्र जी, मैं आपको खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये बीकानेर से आते हैं जी। आप, मुझे लगता है आपकी भाषा से आप ईस्टर्न राजस्थान से आप होंगे शायद, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कहीं से, सीकर से आते हैं। महावीर शास्त्री जी पूरे प्रदेश भर में देखते हैं। सर आप आंकड़े निकलवा करके देख लीजिए, मंत्री जी के बयान देने से काम नहीं चलता है। आपने कितने लोगों की मूंगफली की खरीद हो गई, कितनी मूंग की खरीद हो गई? कब आता है सर मूंग? अक्टूबर में। मूंगफली कब आती है? दिसंबर तक तो उसको बेचारे को यह चिंता होगी कि मेरी क्रॉप का क्या होगा, हाड़ौती में लहसुन नहीं बिक रहा। तो ये सब चीजें, एक विश्वास की बात होती है कि चले अगली फसल की देखेंगे, सरकार ने कम से कम हमारी इस फसल का तो कुछ किया है। आप तो और बातें तो छोड़िए, उसको सबसे बड़ी चिंता तो है कि ट्रॉली लेके जो चला जाता है उसका क्या होगा, मजबूरी में औने पौने दामों में कहीं बेचना पड़ता है। आप और रोचक बात देखिए, ये मैं वो फैक्ट्स बता रहा हूं जो हमने धरातल से स्टोरेज की है। मूंग की फसल है, उसकी धांग लगी हुई है, सिर्फ इस वजह से खारिज कर दिया, पड़ोसी की बिक रही है उसकी खारिज क्यों कर दिया कि साहब इसमें सीम है। गेहूं की ढेरियां लगवा देते हैं, कुछ तो चिड़ियां चुग जाती हैं, कुछ जानवर खा जाते हैं, कभी कोई गाय मुंह में दे रही है। हालात आप मंडियों की जाके भी देख के आएगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप जरूर मंडियों की स्थिति देख करके आए, कितनी सिक्योरिटी है वहां पे। हम गए थे, तो आप भरोसा तो दिलवाइए सर उसको, भविष्य में तो जो होगा वर्तमान का। 12 झालावाड़ गए, सहकारिता मंत्री साथ थे, हम खुद मंडी में पहुंचे खेड़तल में, और मंडी पहुंचे वहां खरीद हो रही थी, वहां कुछ कमियां दिखी तो जैसे कुछ ऊपर के अधिकारियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो निश्चित रूप से मंत्री ने जी ने हमारे बुला करके उनको डांट लगाई, फटकार लगाई कि ऐसे नहीं होगा भाई, ये खराब नहीं है, ये माल भी सही है और ये भी सही है, सारा खरीद होगी। और निश्चित रूप से उसके कांटे लगवाए और लगवा के उसकी वहां 12 में मूंग की सबकी खरीद भी करवाई थी हमने, हम खुद गए थे, मैं खुद भी था। चले मैं आऊंगा आपके पास, मैं आसोपा साहब देखिए, मैं उस फैक्ट्स में नहीं जाता है कि किस साल में किसने क्या किया नहीं किया, क्योंकि इन सब चीजों से हम पब्लिक को बता सकते हैं बस कि क्यों, लेकिन उस किसान को राहत नहीं मिल सकती। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं आपसे कि कर्ज माफी केवल किसान की खुशहाली के लिए सफिशियंट है? दूसरी बात, क्या वास्तव में अब उसको क्या क्या जाना चाहिए ताकि एक किसान, क्यों आने वाला जो वक्त होगा, क्योंकि प्रकृति का भी हमारे यहाँ कुछ अलग ही नाराजगी है, कभी हमारे यहाँ अकाल पड़ता है, कभी पड़ते हैं तो ओले गिर जाते हैं, तो किसान को एक राहत या उसे भरोसा दिया जा सके कि कम से कम चलिए मैं सुरक्षित हूं। अब क्या क्या जाना चाहिए? आपकी बात का मैं बिल्कुल पार्टी से हटके बात कहूंगा और शास्त्री जी उसको पसंद करेंगे, लेकिन एक लाइन मुझे कहने की इजाजत दें। 2 लाइन की? 13 क्यों वो पॉलिटिकल बात जरूरी? हाँ, बिल्कुल आप कहिए, बिल्कुल। 13 सितंबर का जब आपने जिक्र किया तो आप ये देखिए 13 सितंबर को जो समझौता हुआ, उसके बाद उसमें ये लिखा था कि 1 महीने में रिपोर्ट लेकर के और 50,000 के ऋण माफ किए जाएंगे। 18-19 दिन तक तो कमेटी नहीं बनी। सचिन पायलट जी ने 12 से झालावाड़ पद यात्रा शुरू की तो 1 से 4 अक्टूबर तो डर के, और 3 अक्टूबर को कमेटी की घोषणा कर दी। फिर वो केरल और सब चलता रहा। फिर आगे चुनाव में पड़ी मार, तीनों उपचुनाव और 17 में से 17 विधानसभा हारे। तो फिर वो आया कि ये तो कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है, किसानों को ऋण माफ करें। उसमें भी क्या डाल दिया? सहकारी बैंक। आप मुझे इतिहास की बात कहते हैं, मुझे तो ये तो इजाजत दीजिए कि यूपीए ने, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव बैंक और नेशनलाइज बैंक को एक रखा कि नहीं? शास्त्री साहब आप हाँ भरिए मेरी बात का कि सहकारी ऋण तो माफ करेंगे और बैंक का नहीं करेंगे। यूपीए का याद है कि नहीं आपको? याद, आप किसानों का मामले को डील करते हैं कि नहीं? सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? आप हाथों भरिए। तुलनात्मक कमी तो है। अब आइए, अब सवाल क्या है कि इंटेग्रिटी क्वेश्चन में बीजेपी गवर्नमेंट की राजस्थान में कि जो कहती है वो करती नहीं, और दबाव में हाँ भरती हैं, और फिर उसमें तानाशाही आती है और वो सामंतवाद आता है। अभी वो कह रहे हैं किसानों के आंदोलन करने से हम नहीं डरेंगे। किसानों के आंदोलन से डरे ना आप तो? सचिन पायलट ने यात्रा निकाली तो आपने कमेटी बना दी, चुनाव हारे तो आपने ये आधी अधूरी कर्ज माफी कर दी। आप सारी बैंकों को शामिल करिए। एक बात, अब आपने मेरे से उपाय पूछे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको इतिहास से सीख लेनी होगी। चाहे मोदी जी हो चाहे वसुंधरा जी हो, बचे हुए 6 महीनों में इनको और 1 साल में उनको आगे का समय तो भारत की जनता देगी या नहीं देगी, वो उनके भविष्य के हाथ में। एमएसपी की जो खरीद है, जो प्रेजेंट पैटर्न है, वो 10% खरीद ही होती है। जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका 10% खरीद होती है। यूपीए के टाइम इट में भी 25-30% होती होगी, मे भी किसी जींस की 12%। 1 मिनट सर, मैं आपकी बात को इसमें शामिल कर रहा हूं। दूसरा,
स्वामीनाथन को आपने वादे के बावजूद आप नहीं लागू कर पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी से बताइए देश को कि आम उपभोक्ता पे ये असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन एमएसपी की जो इंक्रीज है वो सब्सटेंशियल होनी चाहिए। जैसे कि यू कैन फॉलो यूपीए, आप यूपीए की नकल कर सकते हैं। 10 साल में औसत इंक्रीज 10 से 16% थी ईयरली औसत इंक्रीज। किसी साल 8% थी तो किसी साल 20% थी, सीधा जंप। इनके 4 साल की औसत एमएसपी की इंक्रीज क्या है? 4 से 8% है। वो भी इस साल की कुछ जीन्स की इंक्रीज ज्यादा है, इस वजह से वो 8 हो गई है, अदरवाइज मैं 6 बोलता आपको। इसलिए एमएसपी की ग्रेजुअल बढ़ोतरी होनी चाहिए। रूरल सेक्टर में वेयर हाउसेस होने चाहिए, कोऑपरेटिव हो, पंचायती राज पंचायत के अंदर में हो, रूरल सेक्टर में वेयर हाउसेस होने चाहिए जिसपे कि आप गोदाम में स्टोर करके 1 महीने बाद 2 महीने बाद ऐसी व्यवस्था फुल प्रूफ सिस्टम हो। उसमें करप्शन भी होंगे, जहां मनुष्य प्रजाति है वहां करप्शन भी होगा, लेकिन उसका दो। तीसरा जो सबसे बड़ा जिसमें मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप मेरे को नेहरू का नाम लेने से रोकिए। इतिहास भागड़ा नांगल से स्टोरी शुरू हुई है सर, और लाखों किलोमीटर नहरें बनी इस देश में 70 साल में। लेकिन जिस एआईबीपी योजना का नाम मोदी जी ने पीके प्रधानमंत्री कृषि पीएमकेएसवाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनमोहन सिंह जी के टाइम एक्सेलरेटेड इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था एआईडीपी, आपने पीएमकेएसवाई कर दिया। लेकिन आप आंकड़े तो लाइए कि एआईडीपी में जितना एलोकेशन होता था उसका कितना परसेंट, 100% कोई सरकार नहीं खर्च कर पाती एलोकेशन का, कितना परसेंट होता था? पिछले 4 साल में बहुत तेजी से ये प्रोविजन रखते हैं। मैं आपको पीएमकेएसवाई का प्रोविजन बताऊं, पिछले 4 साल से इनका 3000 करोड़ था, 1800 करोड़ खर्च। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं, कैसे चलेगा किसानों का काम? आंकड़ों से काम नहीं चल रहा, उसका पेट नहीं भर रहा है। नहीं मैं भर रहा सिर्फ ये बात बता रहा हूं आपको कि होना क्या चाहिए। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं दोनों सरकारों से। महाराष्ट्र में सरकार आपकी भी लंबी, सर आप सुन तो सही है सर, नहीं आप तो सुनिए मेरी बात एक बार। महाराष्ट्र को आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा, सुना होगा, महाराष्ट्र के पंचायत स्तर पे भी कोल्ड स्टोरेज है, वहां भी पानी की कोई बहुत ज्यादा नहरें नहीं है। लेकिन किसी ने सोचा है कि वहां की सब्जियों को रखने की क्या व्यवस्था है, वहां का कोऑपरेटिव सेक्टर कितना है। हमारे एक रोचक बात तो यह है कि सरकार चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो, एक अधिकारियों की टीम भेजी जाती है, वो लौट के आते हैं, उसके 6 दिन बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, केवल बस उनको घूमने फिरने भेजा है। अरे भाई उनको इतना समय तो दो कि जिस मिशन पे आपने भेजा है उसे लागू कर सकें। ये तो एक मुझे लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है। मैं संजय जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए कुछ राहत की बात आप लोगों के लिए ये कही जा सकती है कि शायद हो सकता है कि सरकार की नीयत आप लोगों से वार्ता की हो, आपके नेताओं को रिहा करने की बात कही है। आप लोगों की पहली शर्त ये थी कि वार्ता के लिए कदम आगे तभी बढ़ेंगे जब हमारे नेता रिहा होंगे। कुछ बुलावा है आप लोगों की तरफ, या फिर कहें कि कुछ चर्चा की जा रही है, कुछ सकारात्मक संकेत हैं कि सरकार के साथ अब टेबल टॉक होगी? नहीं, ऐसी कोई अभी चर्चा नहीं है। और लगातार जैसा राजेंद्र जी भी हड़का ही रहते हैं हमको, ऐसी सरकार भी हड़का रही है, कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि आंदोलन ही नहीं है। और कल तो मंत्री जी राज्यपाल जी ने भी कहा कि तो जो है कुछ राजनीतिक कर रहे हैं, तो उनका कोई मंशा अभी नहीं है सरकार का। और बात क्या करनी, समझौता है मंत्री समूह के साथ में किसानों ने किया, बैठ के हमारे लागू कर दो आप। और फिर भी कोई बात करने की इच्छा, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है बात करने को। हम तो आए थे जयपुर कूच का उद्देश्य ही था कि हम आकर के सरकार होगी, क्या बात है 6 महीने हो गए आपने क्यों नहीं कमेटी, कुछ समझ में नहीं आता, तो हम समझाए आपको आपसे। इसलिए मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि बेसिकली एक राजनीतिक शत्रुता निभा रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये शत्रुता हमसे करने के चक्कर में राजस्थानी जनता के साथ में शत्रुता कर रही है। वास्तविकता ये ऐसा क्यों लग रहा है कि शत्रुता क्यों करेगी सरकार आपके साथ? इनको लग रहा है कि ये जो अखिल भारतीय किसान सभा है, ये माइलेज इनको ना मिल जाए, इनको कोई पॉलिटिकल जो है जो कह रहे हैं, इनको लग रहा है इनको पॉलिटिक्स दिमाग में घुसी, इनको चुनाव दिमाग में छाए हुए हैं। इनको ये पता नहीं है किसान जो आपने कहा इस काम के समय में हजारों लाखों किसान सड़कों पर, कोई उसको शौक नहीं पड़ा है, किसान के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, शादी ब्याह में भी जो है बड़ी मुश्किल से जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान, वास्तविकता जो शास्त्री जी ने बताई, साथी सुराना जी भी बड़ी विस्तारपूर्वक बताया कि किसान की हालत बहुत ही खराब है। और वास्तव में खराब हालत के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियां जिम्मेवार है। 1991 के बाद किसान महासभा के झंडे पे बात कर रहे हो तो आप पॉलिटिकल करें तो फिर मैं आपके बारे में टिप्पणी करूं, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आउटफिट से हैं तो। अखिल भारतीय किसान सभा किसानों का पॉलिटिकल संगठन, कोई एनजीओ नहीं है, मेरी बात तो फिर आप करिए, फिर खुल के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहना चाह रहा हूँ 1991 के बाद में जिन नीतियों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के लागू किया है इस देश के किसानों पर, साथ ही बताया शास्त्री जी कि यहाँ तो 40 रुपए किलो मूंग खरीदेंगे हमारे किसान की, और विदेश से वो 125 रुपए किलो भी मूंग मंगवाएंगे। ये उन उदारवादी नीतियों का परिणाम है
कि पूरे किसान की ये ठीक है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू इसलिए नहीं हुई कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे तो उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक पूरे किसान की जिंदगी को बदलने के उपाय बताएंगे। उसको लागू करना चाहते नहीं है, क्योंकि उसको लागू करने देने में इनके जो चुनाव में जो जिनके माध्यम से सरकार बनती है, इनकी जिनके बाद ये काम करती है, उनके हितों का इसमें संरक्षण नहीं होता है। वास्तविकता ये, वरना स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने कौन सी बात है बताइए आप। ये अभी अच्छा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो A1+F और वो C2 का जो बात साथ ही बताई, अभी मैं तो इनकी कार्यप्रणाली को देख कर दंग हो गई योगेंद्र जी। वे चाहते क्या है, जनता को बेवकूफ समझते हैं। अभी तो वित्त मंत्री ने सदन में कहा, लोकसभा में, कि हमने तो स्वामीनाथन सिफारिश लागू कर दी। कल आपके टेबल पर कह रहे थे मंत्री MLA साहब आए थे, कैलाश चौधरी जी, कि हमने तो लागू कर ही दी। अमित शाह साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 90% हमने मांगे स्वीकार कर ली है। और दूसरी बात देखो, और राजेंद्र जी बताएंगे इस बारे में। इनको शायद निर्देश तो मिले पार्टी स्तर पे कि आप जनता को, किसानों को बताइए कि हमने 90% कैसे, मैं सही कह रहा हूँ सर, आप 90% मांगो। योगेंद्र जी, संसद में बजट पेश करते हुए मंत्री जी ने कहा हम तो वो जो स्वामीनाथन कर दी, समर्थन मूल्य दे चुके, तभी तो परिणाम आए अजमेर, अलवर और मंडल। उन्होंने कहा कि हम तो समर्थन मूल्य दे चुके, लाभकारी, तभी तो किसानों ने इतना वोट दिया है साहब। राजस्थान 17 की 17 साहब किसान मतलब उसको मतलब हद हो गई, किसी चीज की सीमा भी खत्म होगी। केरल तो दे चुके, आप क्या मांग रहे हो? तो किसान स्वामीनाथन सिफारिश लागू कर दिया, किसानों को माला लानी चाहिए। विशेषज्ञ बैठे हैं, हम किसानों के बच्चे बैठे हैं, किसान बैठे हुए, किसानों को इनके लिए माला लानी चाहिए। माला सब राजनीति कर रहे हैं, माला क्यों नहीं ला रहे? किसान दोषी हैं। इनको लगा सारे के सारे इनके जबरदस्ती सत्ता छीनने को तुले हुए। अरे सत्ता भी राजस्थान की जनता ने दी, आपको 163 सीटें दी, देश की सत्ता आपको दी, भरपूर बहुमत दिया। आपने कहा विकास करेंगे, आपने अगर ये कहते कि राम मंदिर लाएंगे, लव जिहाद कराएंगे, दंगे करवाएंगे, तो आपकी सीटें 2 आती। आपने बोला हम किसान को स्वामीनाथन आयोग सिफारिश लागू करेंगे, हम 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। आपने सब बातें कहीं अपने कहीं तो कर रहे हैं ना साहब, स्वामीनाथन से कहलवा दीजिए ना। अब कर रहे हैं ना, उसमें लागू भी किए। जो आपने स्वामीनाथन रखी है उसमें ज्यादातर लागू हो गई है, यही हम कह रहे हैं। नहीं, पंच फैसला हो गया। और किसानों के हित में आज 2 लाख कृषि कनेक्शन की घोषणा किसी ने की, ये होंगे 30 सितंबर तक इसी साल में होंगे 2 लाख। अरे होंगे साहब, निश्चित तौर पर होंगे। शास्त्री जी अखिल भारतीय किसान सभा के साथी नहीं है, योगेंद्र जी हमारे किसान सभा के साथी नहीं है, ये विशेषज्ञ हैं। सुराणा जी भी कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ स्वामीनाथन से कहलवा दीजिए ना। आप तथ्यों को नहीं साहब, ज्यादातर जो आपने 11 सूत्री जो मांग पत्र में आपने भी समर्थन किया था, आपने भी हस्ताक्षर किए, वो ज्यादातर मांगे मान ली बजट में मान ली गई है आपकी। धरातल पर लागू नहीं किया आपने, धरातल पे बिल्कुल लागू किया है। जो 11 सूत्री मांग पूरी आपकी मानी गई है, आप मानते नहीं, यही तो बात है। तो फिर किसान को आप तो और कहीं के किसान क्यों नहीं आ रहे? आप सिर्फ एक सीकर और इस बेल्ट को की बात कर रहे हो, और जगह किसान है सीकर और इस बेल्ट के किसान साहब, और जगह के कहाँ किसान? पूरी राजस्थान की बात हो, कहीं भटकना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं भटक रहे हम किसान, हम भी किसान है, किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं और कमियां सुधार करेंगे। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा राजेंद्र जी, जवाब दे दूं मैं। सीकर में, गंगानगर में, चूरू में, बीकानेर में इस बेल्ट का किसान इसलिए आया है क्योंकि वो संगठित है। जो शास्त्री ने बताया, जहाँ संगठित नहीं है वहां उसको आप दौड़ा के मारते हुए बेचारा किसान बोल नहीं पाता कि संगठित नहीं है। यहाँ आपने कहा क्लेम की बात की, बीमा योजना, कहीं भी क्लेम आप उठा के देख लीजिए आंकड़े, सिवाय चूरू जिले के और जहाँ किसान संगठित हमारी लड़ाई की है, उसके अलावा कहीं क्लेम ये आपकी बीमा योजना कंपनियों के लिए फेल हो गई है पूरी तरह से। सिर्फ ये कंपनियों के लूट की योजना है। अभी स्वास्थ्य बीमा और अब जितनी भी बीमा योजनाएं हैं इनसे जनता साहब उसमें जो कमियां थी उसमें भी सुधार किया है, ऐसी बात नहीं है। मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरी तरह काम कर रही है, निश्चित तौर पर किसानों के हित में काम कर रही है। और आगे बजट में जो किया सारे काम जो बजट पेश किया वो बजट पास सारा उस पर ही काम होगा। जो घोषणा की है पूरी भी होंगी। किसान को प्यास लगती है कि नहीं लगती? राजेंद्र, लगती होगी। तो करौली का किसान जो है वो चंबल के पानी के लिए प्यासा है, आप उसको पीने का पानी देंगे। साहब हर जिले की समस्या सुनी गई है इस बजट में, हर जिले की। मैं क्या कह रहा हूँ, 13 जिलों को योजना पूरी नहीं कर पा रहे आप। चंबल वाली सारी योजनाएं हो रही है, हमारे तो सुपर होने वाली है 13 जिलों की पूरी ईस्टर्न जाना चाहूंगा। मैं शास्त्री के पास जाना, बड़ा काम हो रहा है किसानों पीने की पानी की। एक बार के लिए राजेंद्र जी मैं शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि वास्तव में
देखिए हम आंकड़े गिनाएं कि इतने 1000 करोड़ का कर्ज माफ किया, इतने 1000 करोड़ की योजना है, वो सब योजनाएं हैं। देखिए आम जो किसान होता है उसको ये चाहिए होता है कि धरातल पे क्या आया, मेरी क्रॉप बिक रही है कि नहीं बिक रही है, मेरे लिए सुविधाएं क्या है, कि मेरी जो नाड़ी बनी हुई है यानी कि नहर है उसके अंदर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फसल सूख तो नहीं रही, उसको इससे मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको मूल जो सैद्धांतिक बात है वो है कि मैं प्रैक्टिकल में लाइफ जीता हूं और प्रैक्टिकल में अपनी क्रॉप तैयार करके प्रोडक्शन के रूप में वो मैं देता हूं। आप ये बताएं कि वास्तव में हालात क्या है और अभी कैसे इससे बचा जा सकता है? समय कम है हमारे पास में, गंभीर मुद्दा है। इसके लिए पार्टी और संगठन के प्रतिनिधि नहीं होकर के किसान की भावना को ध्यान में रखते हुए अगर अपन विचार करेंगे तो हल हो जाएगा। मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के केंद्रों की बात करता हूं। बगरू में केंद्र खुला, 1 क्विंटल अनाज की खरीद नहीं हुई, ये पता कर लें। मैं गया हूं 3 बार वहां, उनका हमारे पास सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, हमारे पास स्टाफ नहीं आया, हमारे पास यानी कहने को रिकॉर्ड में केंद्र खुल गया खरीद मूल्य का, 1 क्विंटल मूंग नहीं खरीदा गया बगरू में। दूधू में गया हूं वहां जाकर के 120 ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है, अंदर जाके अव्यवस्था फैली। वो कोई कहता है कि वो कर्मचारी वहां नहीं, कोई कहता है रजिस्ट्रेशन हमारे वो लिस्ट हो गई, यानी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होना। क्या खड़ी है अभी 10 दिन से। और अभी भी जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए 350 किसान ऐसे हैं जिनके आज तक खरीद नहीं हुई, क्यों खरीद बाद में बंद हो गई। तो कहीं न कहीं जो 25 क्विंटल की जो कह रहे हैं उसी की मॉनिटरिंग हो जाती है, लिमिट क्यों? तो भी किसानों को 25% राहत। आप ये भी कहो साहब, यानी घोषणाएं करना, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वकालत करना अलग चीज है, किसानों के पास जाकर उनकी रक्षा करना और अपनी पार्टी को चेतावनी देना, अगर ये जब तक अपन नहीं करेंगे किसानों की दुर्दशा, किसानों के प्रतिनिधि के रूप में चाहे राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हो या जन संगठनों के, अपनी उनका अवहेलना कर रहे हैं, अपनी उन सबसे दोष है, किसान दोषी नहीं है। तो उसको उसकी लागत का मूल्य मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन हो, ताजा आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, जो घोषणा होगी उस पर खरीद हो, ये खरीद ही नहीं हो रही। केवल 11% मूंगफली खरीदी गई है, 4% सोयाबीन, 4% सोयाबीन खरीदा गया। ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ, बहुत से केंद्रों पे मॉनिटरिंग के अभाव में कर्मचारियों ने मनमानी की, किसान को दूसरे दर्जे का आदमी समझा, किसान को मालिक समझा ही नहीं, उपभोक्ता समझा ही नहीं। चलिए मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा यहाँ पे। लबल अब यही है कि सरकार कोई भी हो, नीति अच्छी बनाते हैं, पब्लिक के समर्पित बनाते हैं, उसे देते हैं, लेकिन हालात वो ये होते हैं कि बना करके हम लंबे लंबे भाषण देके उसको बुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और होता है। इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और मैं तो राजेंद्र जी आपसे कहना चाहूंगा एक बात, आप पार्टी स्तर पे आप लोगों ने एक बहुत अच्छा तैयारी कर रखी है कि आपने पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, इतनी चीजें बना रखी हैं। वास्तव में ये तो देखिए कि जो चीज हम घोषणाएं कर रहे हैं या जिनके लिए ऑर्डर जारी हो चुके हैं उनकी हकीकत क्या है। अगर क्रॉप नहीं खरीदी जा रही है तो कम से कम या तो 2 बातें हैं कि आप लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं तो ऊपर मॉनिटरिंग करने वालों का इस मदहोशी में डूबे हुए हैं कि नहीं सब कुछ बकवास है, कुछ नहीं, ये अपने काम में लगे हुए हैं, जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा मत करिए। मुझे लगता है कि एक ठगी है ये, और ऐसे अगर हम किसान ठगी का शिकार होता रहेगा, ठग आएंगे चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होगी। सरकारों ने आज तक अच्छे काम किए होंगे, इसमें मैं बिल्कुल इसे खारिज नहीं कर रहा। राजनीतिक दल है, उन्हें 5 साल बाद कठिन परीक्षा में जाना होता है, लेकिन ये तो देखिए कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या कर्मचारी है, शास्त्री जी का सुना आपने, एक तरफ इश्तिहार जारी कर देता है कि बगरू में ये मंडी चालू, जब किसान को लगता है कि चले मेरी क्रॉप वहां जाकर के मैं बेच सकता हूं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, वहां ताला लगा के चाबी लेकर के बाबू ही गायब हो जाता है। तो ये एक बड़ी गंभीर पीड़ा की बात है। महज एक जाकर के देखने से और घोषणाओं से काम नहीं चलता है। और मुझे तो लगता है कि सरकार की नीयत पे भरोसा किसान को है, आज भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 11 सूत्री मांग पे अगर समझौता आ गया तो उसी दिन कहना चाहिए था कि हम 1 साल बाद में चुनाव में जाना है, ये कैसे लागू कर सकते हैं, इसका रास्ता निकालिए, ताकि मजबूरी में क्यों किसी किसान को आना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आप किसान मोर्चा के हैं, इन चीजों पर आपकी पार्टी के स्तर पर भी चर्चा होनी चाहिए, और सरकार चाहे माननीय आसोपा साहब की आए, चाहे आपकी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, मॉनिटरिंग का अभाव है। इसी की वजह से आज 2006 से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं, आप कह रहे 90% लागू कर दी। 2 किसानों के बीच से बैठे लोग, और आप तो खुद किसान हैं, आपके गले उतर जाए ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता देना कि वास्तव में लागू हो चुकी। जब हकीकत इसकी ये है तो हम किसान से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उसको राहत दी होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।